स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज का मतलब हुआ कि संपत्तियों का फिर से मूल्यांकन करना और दायित्वों का फिर से आकलन करना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात हम लोग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म हमने शुरू किया और 4 महीने के बाद तुरंत रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात हुई। एक पैसेज ऑफ टाइम जब गुजर जाता है तब हम लोग महसूस करते हैं कि किस पार्टनर का क्या भूमिका पार्टनरशिप फर्म में रहा और उस भूमिका के आधार पर उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। अब जैसे मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर मिलकर व्यापार शुरू करते हैं और उसमें से कोई एक पार्टनर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट बिजनेस में नहीं करता है, तो जो बचे हुए 2 पार्टनर हैं उनके बीच अनरेस्ट डेवलप होगा और फिर से वो लोग बैठकर लाभ हानि की बात करेंगे, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात तो होगी। या तीनों में बहुत गुड रिलेशन है, पार्टनरशिप बहुत प्रॉपरली डेवलप कर रहा है और उसमें कुछ और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करने के लिए एक नए पार्टनर को एडमिट करने की बात हो रही है। तो नया पार्टनर जब आएगा तब फिर से पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो हम लोग संपत्तियों का फिर से वैल्यूएशन करेंगे। चूँकि बैलेंस शीट में संपत्तियों का जो वैल्यू दिखाया जाता है वास्तविक रूप से एक्चुअल रूप से उनका वैल्यू उससे कम भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब उसका वैल्यू कम हो जाएगा या उसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका प्रभाव पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस पर। इसी तरह से जो लायबिलिटीज़ हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं उसका फिर से असेसमेंट किया जाएगा। तो असेसमेंट में हो सकता है कि कुछ लायबिलिटीज़ कम हो जाए या कुछ लायबिलिटीज़ बढ़ जाए। इसी तरह से कुछ ऐसे लायबिलिटीज़ भी हो सकते हैं जिनको हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर पाए, जिसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इसी तरह से कुछ ऐसे एसेट्स भी हो सकते हैं जिनको हमने बैलेंस शीट में शामिल नहीं किया है, तो वो हो जाएंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कंफर्म हो जाती है तो हम लोग पहला काम यह करते हैं कि अपने एसेट एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं और रीवैल्यूएशन करने के लिए कुछ जर्नल एंट्री तैयार करते हैं और जर्नल एंट्रीज के आधार पर एक खाता बनाते हैं जिसका नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, या कहीं कहीं इसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो, एक ही बात है। तो अब आइए इसके संबंध में क्या हम लोग जर्नल करेंगे। तो हम लोग सबको पहले से पता होना चाहिए कि सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, सारे एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, सारी लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसके संबंध में हम लोग जब जर्नल करने की बात करते हैं तो अगर एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको और डेबिट करेंगे। 11th में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अकाउंट्स को हम लोग 5 भागों में बांट देते थे, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन दोनों का डेबिट बैलेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज़, इनकम एंड गेंस, इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस। तो जिनका डेबिट बैलेंस होता है उनके वैल्यू में अगर वृद्धि हो रही है तो उसको और डेबिट करेंगे, और जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसके वैल्यू में कमी हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक इसी तरह से जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसका वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उसको और क्रेडिट कर देंगे, और अगर उसका वैल्यू घट रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो इसी पे बेस्ड मेरा जर्नल है। अब पहला कि फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, यानी कि एसेट्स के वैल्यू में वृद्धि हो रही है। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, अब बढ़ रहा है तो उसको और डेबिट करेंगे, तो हम लोग करेंगे एसेट्स अकाउंट DR।
और दूसरा अकाउंट जो होगा वह रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। ये आपको कन्फर्म जान लेना है। पूरे जर्नल में एक ही को आपको तय करना है, दूसरा तो ऑटोमेटिक रिवैल्यूएशन ही होगा। तो हमको मालूम हो गया कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो एसेट्स डेबिट होगा, तो ऑटोमेटिक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब दूसरा जर्नल में है एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसका वैल्यू कम हो रहा है यानी उसको हमको क्रेडिट करना होगा। तो जब एसेट्स अकाउंट क्रेडिट हो गया तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट ही डेबिट होगा। यानी जर्नल में एक ही अकाउंट आपको पता लगाना है कि वह डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट होगा वह रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। अगर जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं अगर वह डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होने वाला अकाउंट रिवैल्यूएशन होगा, या जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो अगर क्रेडिट होगा तो डेबिट होने वाला अकाउंट रिवैल्यूएशन होगा। जैसे यहाँ पे हमारा वैल्यू एसेट्स का घट रहा था तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, घट रहा है तो क्रेडिट कर दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। यहाँ लायबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ रहा है तो लायबिलिटीज़ का CR बैलेंस होता है, बढ़ रहा है तो उसको और CR करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे तो ऑटोमेटिक रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। अगर लायबिलिटीज़ का वैल्यू मेरा घट रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, चूँकि क्रेडिट बैलेंस वाला है, कम करने के लिए डेबिट करना होगा, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे कुछ एसेट्स या इनकम या एक्सपेंसेस जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स का भी डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एसेट है। अकॉर्ड इनकम भी मेरे लिए एसेट होता है, बैलेंस शीट के एसेट भाग में डालते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट होता है क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट भाग में डालते हैं। तो इन तीनों का डेबिट बैलेंस होता है और तीनों में किसी को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो रिकॉर्ड करने के लिए इन सबको डेबिट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ की, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज है इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या किसी तरह का प्रोविज़न है तो इनका भी क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग शो करते हैं। तो अगर इन रिकॉर्ड होने से छूट गए थे तो इनको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो इनको क्रेडिट करना होगा, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इस 6 एंट्री के बाद हम लोग अकाउंट को बैलेंस करते हैं और बैलेंस करके पता लगाते हैं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना इस 6 एंट्री को रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बड़ा हो गया तो इसका मतलब हो गया कि प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन से, और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसके बीच बटेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक इसी तरह से अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए और उसका डेबिट भाग बड़ा हो गया यानी बैलेंस क्रेडिट भाग में आ रहा है तो इसको हम लोग लॉस मानेंगे और इस लॉस को भी ओल्ड पार्टनर के बीच उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए हम लोग जर्नल करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन अकाउंट और पुराने रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब इसी जर्नल के आधार पर अगर हम एक फॉर्मेट तैयार करें रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो वह इस तरह से होगा। चेंज करो तो बनाना चाह रहे हैं तो जर्नल हम लोग के पास था, उस जर्नल को हम लोग लेजर फॉर्मेट में पोस्टिंग करते रहे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला जर्नल था मेरा एसेट्स अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो हो जाएगा बाय एसेट्स। कब ऐसा हो रहा था, जब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स था, यानी कि जितना एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा वो अमाउंट निकाल के यहाँ पे लिख लेना है। फिर दूसरा था कि अगर हमारे एसेट के वैल्यू में कमी आएगी तो हम जर्नल किए रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 एसेट अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन बना रहे हैं तो पोस्टिंग हो जाएगा सॉरी 2 एसेट्स अकाउंट, यानी 2 एसेट्स कब होगा, जब एसेट्स के वैल्यू में कमी आएगी। इसी तरह से बाय लायबिलिटीज़ कब होगा, जब लायबिलिटीज़ के वैल्यू में कमी आएगी। 2 लायबिलिटीज़ कब होगा, जब लायबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ेगा। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे, प्रोविज़न है तो डायरेक्ट लिख देंगे अगर प्रोविज़न क्रिएट किया गया है तो, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अनरिकॉर्डेड रह गया था तो उसको डायरेक्ट लिख लेंगे।
इधर अनरिकॉर्डेड एसेट्स रह गया था तो उसको हम तुरंत डायरेक्ट लिख लेंगे, अकाउंट इनकम को डायरेक्ट लिख देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर कोई प्रोविज़न पहले से था जिसके वैल्यू में कमी आई है तो उसको हम CR भाग में शो करेंगे। इसके बाद इसको हम बैलेंस करेंगे। अगर DR भाग बड़ा हो गया तो डिफरेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और पुराने अनुपात में पुराने पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो DR भाग बड़ा होने का मतलब लॉस होना, और CR भाग बड़ा हो गया तो जो डिफरेंस आएगा उसको भी पार्टनर कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करेंगे और पुराने पार्टनर कैपिटल में डालेंगे और पुराने अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यही काम करेंगे और मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। जो हम लोग बनाए यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें क्या था भाई कि उसमें हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कर रहे थे यानी वैल्यू जो कम कर रहे थे एसेट्स का या बढ़ा रहे थे या लायबिलिटीज़ का घट रहा था या बढ़ रहा था, उस घटे हुए या बढ़े हुए वैल्यू को हम जब दोबारा बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें शो करेंगे। यानी कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग पहले से 5 लाख था और उसका वैल्यू घट के हो गया 4 लाख, तो नए बैलेंस शीट में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग शो किया जाएगा 4 लाख रुपए में। या किसी भी एसेट्स का वैल्यू मान लो बढ़ गया, फर्नीचर था मान लीजिए 10,000 का, वो हो गया 15,000 का, तो अब हम 10,000 पे शो नहीं करेंगे बल्कि 15,000 पे शो करेंगे। इसी तरह से क्रेडिटर मान लिया जाए कि 20,000 का था जो घट के हो गया है 18,000, तो नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें क्रेडिटर 18,000 शो किया जाएगा। यानी कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं तो जिस एसेट का जो भी वैल्यू होता है यानी आफ्टर रिवैल्यूएशन, उसी वैल्यू को हम लोग नए बैलेंस शीट में शो करते हैं, या जिस लायबिलिटीज़ का जो वैल्यू चेंज होकर आया उसी वैल्यू को शो करेंगे। यानी नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें जो चेंज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ है उसको शो किया जाएगा, और जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको हम रिकॉर्ड करके शो करेंगे यानी कि बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लेकिन कभी कभी पार्टनर ऐसा तय करते हैं कि भाई हम लोग इस चेंजेस को अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते हैं, तो जब बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं और रिवैल्यूएशन भी करना चाहते हैं, तब हम लोग को करना पड़ता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। यानी इसको बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। और ऐसा करने के लिए हमको एक नेट इफेक्ट निकालना होगा, यानी कि वही काम यहाँ भी होगा, वहाँ अकाउंटिंग फॉर्मेट में था, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्मेट में होगा। तो जितने भी प्रॉफिट हैं, जैसे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हमारे लिए प्रॉफिट है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ हमारे लिए प्रॉफिट है, अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे लिए प्रॉफिट है, अकाउंट इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रोविजन, ये सब हमारे लिए गेन है या प्रॉफिट है। तो इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे, और जो हमारे लिए लॉस है उनको एक साथ ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स लॉस है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज लॉस है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज या प्रोविजन क्रिएटेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हमारे लिए लॉस है। तो इस टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस को घटा के हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे। अब अगर ये मान लिया जाए कि टोटल किया गया तो 1 लाख हुआ और घटाने वाला जो टोटल आया वो 50,000 हुआ, तो डिफरेंस हो गया 1 लाख माइनस 50,000 यानी कि 50,000। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, यानी नेट इफेक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब नेट इफेक्ट पॉजिटिव आएगा तो इसको बोलेंगे गेन हुआ। अब यह मान लिया जाए टोटल 1 लाख है और जो माइनस करने जा रहे हैं वो 1,25,000 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 25,000, लेकिन यह निगेटिव आएगा। तो जब नेट इफेक्ट निगेटिव आएगा तो इसको हम लोग लॉस बोलेंगे। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो इस कंडीशन में हम लोग एक जर्नल करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2, सेक्रीफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लॉस हुआ है तो हम लोग करेंगे सेक्रीफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि इसके बाद इस नेट इम्पैक्ट को निकालने के बाद हम लोग का एक स्टेप और क्या होगा कि गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशियो कैलकुलेट करना। यानी कि जो पहले से ओल्ड रेशियो था और अब जो रिकन्स्टिट्यूशन के बाद जो नया रेशियो हुआ, उन दोनों रेशियो का डिफरेंस निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, और इस तरह से हमको सेक्रीफाइंग रेशियो मालूम हो जाएगा या गेनिंग रेशियो मालूम हो जाएगा।
और गेनिंग पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइंग पार्टनर कौन है, यह पता चल जाएगा और उसी के आधार पर इस जर्नल को हम लोग पास कर लेंगे। और अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो पुराना बैलेंस शीट था डिट्टो वही रहेगा, पुराने बैलेंस शीट में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना तब तो पुराना बैलेंस शीट का फिगर चेंज हो जाएगा, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बिना बनाए हुए नेट इफेक्ट को हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना चाहते हैं तब इस जर्नल के थ्रू काम करेंगे, ये सारा स्टेप्स लेंगे और ऐसी स्थिति में जो दोबारा बैलेंस शीट होगा वह पहले वाला ही रह जाएगा, उस बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं होगा। तो बस इतना ही, थैंक यू।